क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, CET, CUET, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। और ये अलग अलग पूरी एक सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है जो तैयारियां कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे फिजिक्स नीट 2024 के क्वेश्चन के सोल्यूशन कर रहे थे हम लोग, और अब तक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो T3 बुकलेट का है फिजिक्स का। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है, आप पढ़ के देख लीजिए और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ के बताता हूँ। क्या बताया कि कितना मैक्सिमम एलोंगेशन होगा एक स्टील वायर पे अगर उसका इलास्टिक लिमिट 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और यंग मॉडुलस जो है 2 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इलास्टिक लिमिट और यंग मॉडुलस दे रखा है, और स्टील वायर का लेंथ है 1 मीटर, उसमें कितना मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, ये चॉइस दे रखा है। ठीक है, आप भी करके देख सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। ये क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से है, और इलास्टिसिटी एक टॉपिक है, उसमें से है ये इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर, जानते हैं ये इलास्टिक इलास्टिसिटी बोलते हैं द नेचर ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी जब हम लोग किसी बॉडी पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जो है उसका या तो लेंथ बढ़ जाता है या उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे हम लोग उसके एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं वो दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक नेचर। इलास्टिसिटी का एक कंसेप्ट दे रखा है। सबसे पहले इलास्टिसिटी के बारे में हुक्स ने बताए थे। ठीक है, हुक्स ने बताया था, क्या बताया था कि जब भी किसी बॉडी पे जितना ज़्यादा लोड डालेंगे उतना ज़्यादा उसका एक्सटेंशन होता है, एलोंगेशन होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक मान लो एक रबर है ये, और कुछ भी उस पर अगर कोई भी लोड नहीं डालेंगे तो जितना लेंथ है उतना लेंथ होगा। अगर सपोज करो एक छोटा सा मांस को बांध देते, उसमें लटका देते, बांध के लटकाते हैं, तो थोड़ा सा उसका लेंथ बढ़ जाएगा। जितना ओरिजिनल लेंथ था उससे वो थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा। कितनी बात सुन रहे? लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में, दूसरे केस में अगर लोड को बढ़ा दिया जाए, यानी जितना वजन पहले लटका था अगर उससे ज़्यादा वजन लटकाया जाए तो अब उसका ज़्यादा एलोंगेशन होगा, और उससे ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा एलोंगेशन होगा। तो क्या होता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाते हैं एक्सटेंशन बढ़ जाता है, लेकिन एक ऐसा लिमिट भी होता है, एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे अगर उससे ज़्यादा लोड देते हैं तो वो इलास्टिक रबर या जो भी चीज़ है टूट जाता है। तो वो इलास्टिक लिमिट कहलाता है। इलास्टिक लिमिट मीन्स मैक्सिमम लोड दैट कैन बी हैंग्ड ऑन अ बॉडी। कितना मैक्सिमम लोड जो लटका सकते उसमें, वो इलास्टिक लिमिट कहलाता है। जब हम उसको हटाते हैं, हैंगिंग बॉडी को हटाते हैं, तो दोबारा जो बॉडी है रीगेन कर सकता है अपना शेप को। ठीक, उसी के हिसाब से हुक्स ने एक रिलेशन दे रखा था, और उसको कहते हैं हुक्स लॉ। क्या बताया था इसने? एक्सटेंशन इन इलास्टिक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। ये इसने दिया था हुक्स ने, लेकिन बाद में इसको यंग्स ने 1807 में थॉमस यंग, इन्होंने इसी कंसेप्ट को चेंज मतलब इसी को दूसरे तरीका से एक्सप्लेन किया। और क्या बताया थॉमस यंग ने? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये यंग्स ने बताए थे। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट लेते हैं इनटू स्ट्रेन, ठीक है। और ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा एक कांस्टेंट, ये हमारा यंग्स का कंसेप्ट था। कितनी बात सुन में। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस के बारे में देखते हैं हम लोग जरा सा। स्ट्रेस का डेफिनेशन दिया है इसमें, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या है ये? फोर्स अपॉन एरिया। जो इलास्टिक बॉडी होता है, जब हम उस पर लोड लगाते हैं या कोई वेट लगाते हैं तो वो एक्सटेंड करता है। जब वो एक्सटेंड करता है, एक्सटर्नली एलोंगेशन होता है, तो उसका एक उसके अपोजिट में रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। जैसे मान लो ये एक हमारा स्प्रिंग है, ये इस तरह से अगर हम लोग इधर से फोर्स लगा के इसको फोर्स लगा के खींचेंगे तो हम तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये जो स्प्रिंग है इसका ये भी एक फोर्स लगाता है, उसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और उसका जो डायरेक्शन होता है एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में होता है, इधर की तरफ। ये रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, ये रीस्टोरिंग फोर्स। और जैसे वो एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे, ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा से ये रीगेन कर लेता है शेप को, ठीक। तो ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इन इलास्टिक बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कोई इलास्टिक बॉडी है, वो अपने आप को रिस्टोर करने के लिए कितना फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया में, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। रिलेशन के हिसाब से इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो यूनिट है ये प्रेशर का भी यूनिट होता है, प्रेशर। और प्रेशर का तो हम लोग पास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। कितनी बात सुनिए। स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पे जैसे ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन change in length upon original length, ठीक है ना। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। किसी एलोंगेशन, किसी इलास्टिक बॉडी को जब खींचते हैं तो जितना उसका ओरिजिनल लेंथ था उसका थोड़ा सा अगर लोड लगाते हैं तो थोड़ा सा एलोंगेट करेगा, और लोड बढ़ाएंगे तो और थोड़ा सा एलोंगेट करेगा और उसका एक्सटेंशन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये हमारा स्ट्रेन कहलाता है। ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये स्ट्रेन जो है यूनिटलेस कहलाता है, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता। कहते बात समझ में आई। अब इसका देखते स्ट्रेस अपन स्ट्रेन का कैसे लिखते हैं। और स्ट्रेस कितने टाइप, आप देखते हैं स्ट्रेस कितने टाइप के हैं, स्ट्रेन कितने टाइप के हैं। ये टाइप दे रखा अलग अलग शेप ऑफ द बॉडी के। जैसे कोई बॉडी अगर रॉड पे शेप का है या वायर शेप का है तो उसके जो स्ट्रेस होता है क्या बोलते हैं। कोई बॉडी के अगर बॉलोमिक शेप का है उस पर अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या बोलते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का नेमिंग अलग अलग है शेप ऑफ द बॉडी के हिसाब से, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रेस जो दे रखा है, ये स्ट्रेस 3 टाइप्स के दे रखे हैं। एक दे रखा टू स्ट्रेस जो ना 2 टाइप्स का दे रखा। एक दे रखा है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा दे रखा हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंट के अलोंग लगाते हैं तो ये 2 तरह का स्ट्रेस है। इसी तरह से स्ट्रेन जो दे रखा हमारा ये 3 टाइप्स के है स्ट्रेन। पहला दे रखा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा दे रखा है वॉल्यूमिक स्ट्रेन, और तीसरा दे रखा है शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जब रॉड पे अगर हम लोग लोड लगाते हैं, रॉड पे अगर कोई, जैसे ये दे रखा हमारा एक बॉडी है, ये हमारा एक रॉड है, इस पे एक मास को लटका है, ठीक है। तो ये जो लटका हुआ मास है, ये जो स्ट्रेस लगा रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेन।
नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे इसको। और ये जो वायर है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसमें जो चेंज आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। ऐसी कोई बॉडी वॉल्यूम के फॉर्म में है या क्यूबिकल फॉर्म है, 3D है, उस पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो किस तरह का फोर्स लगाते हैं उसी हिसाब से स्ट्रेस काउंट होता है। नॉर्मल स्ट्रेस भी लगता है और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होता है। कितनी बात सुन में? तो यहाँ पे 2 तरह का स्ट्रेस है, 3 तरह का स्ट्रेन है। अब देखते हैं मॉडुलस जो है, मॉडुलस 3 तरह के मॉडुलस है। ये स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में 3 तरह का मॉडुलस है, वो मैं दिखाता हूँ। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसे मैं मिटाता हूँ। अच्छा, चलिए आ गए। ये हमने तीनों मॉडुलस लिख दिया। यंग मॉडुलस को लिखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यंग मॉडुलस वाई से दिखाते हैं। बल्क मॉडुलस को के से दिखाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमिक स्ट्रेन। वॉल्यूम पे वॉल्यूम होता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम होता है ओरिजिनल वॉल्यूम्स के। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। टेंजेंट मतलब किसी बॉडी के सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, सरफेस पर टेंजेंट लगाते हैं, तो ये होता है। तो ये 3 तरह का मॉडुलस होता है। ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो यंग मॉडुलस का दिया हुआ है, हमारा यंग मॉडुलस का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यंग मॉडुलस का जो रिलेशन है वो मैं लिखता हूँ और इसके बाद इस क्वेश्चन को कराता हूँ। मैं इसको यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि अभी ही आप जब कोई जो भी कोई स्टूडेंट हमारा जो 11th का है, 12th का है, या फिर अभी जो बच्चों का चैप्टर नहीं हुआ वो यहीं पे पढ़ के समझ जाएंगे कि ये कैसे क्या क्या हुआ है। ठीक है, अगर उनका पढ़ा हुआ है अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो हमारे इस वीडियो को, लेक्चर को देख के उनको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से बनाया गया है। साथ ही अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि वो पूरी डिटेल में पढ़ना चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, ये सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। इनमें हम लोगों ने सारी बातें, उनको थ्योरी भी पढ़ाया है, डिराइव है तो डिराइव भी बताया है, और उसी रिलेवेंट टॉपिक से हमने बहुत ही अच्छे-अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। ऐसे न्यूमेरिकल कराए हैं कि अगर उतने कर लेंगे तो आपका नीट जेईई के लिए तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो वो लोग, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके पढ़ें। अपने नियर एंड डियर को आप बताने के लिए इन्फॉर्म करें, उनको शेयर करें, लाइक, और हमारे चैनल को लाइक भी करें। अगर यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो यंग मॉडुलस है, वाई का जो वैल्यू दे रखा हमारा, यंग मॉडुलस दे रखा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये यंग मॉडुलस दे रखा है। और नॉर्मल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो वो स्ट्रेन चेंज होते जाता है। जैसे किसी इस इलास्टिक बॉडी पे लोड बढ़ाते हैं तो उसमें लेंथ बढ़ता जाता है। एक सर्टेन लिमिट के बाद, अगर उसके बाद अगर वेट बढ़ाएंगे
तो फिर वो इलास्टिक बॉडी नहीं रहेगा, वो प्लास्टिक बॉडी हो जाता है। वो दोबारा से रीगेन नहीं कर पाता है, जिस पाथ से वो जाता है उस पाथ से वापस नहीं आता है। आप लेक्चर थ्योरी में जाकर देखेंगे तो ये सारी बातें समझ में आएगी। तो वो इलास्टिक जो है ना प्लास्टिक में चेंज हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग एक जो मैक्सिमम लोड जो टॉलरेट कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे जो इलास्टिक लिमिट का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए इलास्टिक लिमिट का वैल्यू दे रखा है, ये इलास्टिक लिमिट का वैल्यू दे रखा है। ये क्या दे रखा है? इलास्टिक लिमिट, ठीक। इसका वैल्यू दे रखा है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस वायर का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, जैसे एक हमारा लेंथ होता है, इसका लेंथ है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर। हमें चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन लेंथ कितना होगा। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं तो कैसा होगा? नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। तो ये हमें निकालना है मैक्सिमम एलोंगेशन, ये हमें डेल्टा एल निकालना है। अब यहाँ पे यंग मॉडुलस है, अगर हम लोग डेल्टा एल का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डेल्टा एल कैसे लिखेंगे? डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। ये डेल्टा एल मैक्सिमम चेंज इन लेंथ आएगा। मैक्सिमम चेंज इन लेंथ कब होगा? जब मैक्सिमम स्ट्रेस लगाएंगे या इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस लगाएंगे तब, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा स्ट्रेस कहलाएगा, ये स्ट्रेस कहलाएगा, ये फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, ये लेंथ है और ये यंग मॉडुलस है। ये मैक्सिमम अगर लगाते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट है ये, इलास्टिक मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना, मैक्सिमम स्ट्रेस को बोलते हैं। तो ये स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस को ही इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 8, इलास्टिक लिमिट का 8 × 10⁸ और इसका ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर दे रखा 1, और ये हमारा यंग मॉडुलस जो दे रखा है 2 × 10⁻11। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका नीचे भी था और न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर भी है, तो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, खाली इसमें मीटर बच जाएगा। अब देखिए 2 से ये कैंसिल होकर 4 आ गया, ये 10⁸ है, 10⁻11 है नीचे, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ आ जाएगा। अब ये आंसर जो है ना हमारा मीटर में नहीं दे रखा, डेल्टा एल का वैल्यू आ गया हमारा 4 × 10⁻³ मीटर, लेकिन आंसर मीटर में नहीं रखा, मिलीमीटर में दे रखा है। तो इसको अगर मिलीमीटर में करेंगे तो 4 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा, ये 4 मिलीमीटर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, थर्ड आंसर हो जाएगा। कितना समझ में आया? ये समझ में आया होगा। और सारी बातें मैंने इसके रिलेवेंट जितनी बातें थी वो मैंने बताया आपको। और आप लोग चाहे डिटेल में देखना चाहते हैं और भी न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे सवाल जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, जो कंपटीशन में आए हुए भी हैं, और बहुत ही ऐसे सवाल होते हैं जो अभी नहीं आए मगर वो बहुत अच्छे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वहाँ से भी तो बहुत सारे सवाल वहाँ बने हुए हैं। तो वो लोग जो लोग चाहते हैं कि अपने कोर्स को जल्दी करें और अच्छे से तैयारी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जाके वहाँ पे देखें, ठीक है। अगर यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं, आप अपने फॉलो करके जल्दी से, और इसका जो है अपने यूट्यूब का चैनल का लिंक जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।